अब हम लोगों ने देखा था कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन्योर से कैसे डिफर करता है। मतलब मैन्योर जो होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट मैन्योर जो होती है उसको कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं होते। वो सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और मैन्योर से फर्टिलाइजर से ज़्यादा मैन्योर जो है वो प्रेफरेंस की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो मैन्योर प्रोवाइड बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल। कि मतलब अगर हम उस मैन्योर का यूज़ करेंगे सॉइल के अंदर तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि सॉइल जो है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखेगी। सेकंड क्या हो जाएगा कि इट मेक्स सॉइल पोरस बना देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिसकी वजह से सॉइल जो है अच्छी रहेगी, मतलब उसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा। और क्या प्रोवाइड करती है, बेटर टेक्सचर। बेटर टेक्सचर, ठीक है। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी मैन्योर जो है बेटर बना देती है, बहुत अच्छा बना देती है, उसकी वजह से सॉइल बहुत अच्छी लगती है और अच्छी प्रोडक्शन देती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरीगेशन। सब पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, देन सॉइल पढ़ा कि सॉइल में क्या आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स पढ़े कि मैन्योर क्या हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजर क्या हेल्प करते हैं। अब हमने सब कुछ जान लिया, वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप के लिए। फिर हम इरीगेशन पढ़ते हैं। इरीगेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स at regular intervals of time, regular intervals of time is known as what? Is called irrigation. हमें पता है कि हर एक लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है, जिनके के लिए वाटर चाहिए होता है। अगर हम वाटर ही देंगे, अगर हम ड्राई सॉइल में ही अगर हम सोइंग कर देंगे तो रूट्स कैसे डेवलप करेंगे। तो जो रूट्स की डेवलपमेंट होती है वो भी वाटर के थ्रू ही होती है। और प्लांट्स में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है, 90% वाटर जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और सारे ही जितने भी मिनरल्स होते हैं सॉइल में एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसकी मदद से एब्जॉर्ब होते हैं, वो वाटर की मदद से एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में। वाटर ही सारे मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर को हेल्प करता है। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एब्जॉर्ब थ्रू वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट के रूट्स जो है जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें से मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के साथ। और प्लांट्स में 90% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो वाटर होता है वो प्लांट को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से बचाता है, सॉइल को ड्राई होने से बचाता है। किससे बचाता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है और सॉइल को नरिश रखता है, उसको मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। इसलिए इरीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके वो क्या होती है कि मतलब किस टाइप से इरीगेशन होती है और क्या क्या हमारे पास सोर्सेज होते हैं इरीगेशन के, वो पढ़ते हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास इरीगेशन के, लाइक लेक्स हो गया, कैनाल्स हो गए एंड ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। ये जो होते हैं सोर्सेज होते हैं इसके इरीगेशन के। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या होते हैं, वेल्स हो गए, कैनाल्स हो गई, रिवर हो गई, ओके। उसके बाद ट्यूबवेल्स हो गए। ये हमारे पास सोर्सेज है कि किसके सोर्सेज है, किसी जगह से हम लोग इरीगेशन कर सकते हैं प्लांट के अंदर, मतलब क्रॉप में, ओके। अब हम पढ़ते हैं दो टेक्निक्स, क्योंकि जो पहले के एशियन टाइम्स में थी उसमें अलग टेक्निक यूज़ होती थी, अब जो है अलग टेक्निक्स यूज़ होती है। अब हमें इरीगेशन तो पता चलेगी क्या होता है, बट हम इसके मेथड्स देखेंगे किस किस टाइप से मेथड, हमें सोर्सेज भी पढ़ेंगे इरीगेशन के, किस कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये सब हमारे पास सोर्सेज होते हैं। अब मेथड्स देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से इरीगेशन की जाती है एक प्लांट पे। तो पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि ह्यूमन और कैटल इसमें परफॉर्म करते हैं इरीगेट करने का। जैसे सपोज एक कैनाल है या फिर रिवर है, उसमें से हम लोग पानी लेके आ रहे हैं एंड क्रॉप्स को दे रहे हैं, प्लांट्स को दे रहे हैं, उसको ट्रेडिशनल मेथड होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चीपर भी होता है। जैसे इसका लगा चेन पंप हो गया, ढाकी होगी, इसमें जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि ये चीपर होता है और ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये एशियन टाइम में यूज़ होता है। कौन इसको करता है, ह्यूमंस और कैटल्स। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल दिए, मतलब
धापकी हो गया, चेन पंप हो गया, इनकी वजह से जो है इसमें ट्रेडिशनल मेथड में इरिगेशन होती थी। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या क्या आता है? मॉडर्न मेथड में हमारे पास 2 टाइप्स की इरिगेशन होती हैं, एक है स्प्रिंकल सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। ये पढ़ते हैं मॉडर्न इरिगेशन। इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें फर्स्ट है स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट पढ़ते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास एक ग्लास स्केल ऑफ लैंड है और सब में एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पर, एक रेगुलर स्पेस के टाइम पे, एक रेगुलर स्पेस में बहुत सारे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं लैंड पे, एंड उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है। हर एक मतलब जैसे एक क्रॉप है उसके लैंड में एक अलग अलग जगह पे रेगुलर मतलब एक डिस्टेंस पे लगे होते हैं परपेंडिकुलर पाइप्स, जिसमें एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है। रोटेटिंग क्या होता है? नोजल होता है। ये क्या करता है नोजल? जब भी वाटर की सप्लाई होती है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाता है एंड वाटर करता है जो आसपास के लैंड होती है। अब हमने अलग अलग जगह पे मतलब रेगुलर डिस्टेंस पे ये लगाया था तो सारे क्रॉप्स को इक्वली पानी मतलब वाटर इरिगेशन प्रोवाइड होती है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं होगा, सफिशिएंट वाटर का बहुत वाटर की अमाउंट कम होती है और अनइवन लैंड पे मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह पे अनइवन लैंड पे जो है ये सिस्टम होता है कि एक परपेंडिकुलर पाइप्स बिछा रखे होते हैं हमने लैंड पे एंड उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है। जैसे ये पाइप है एंड इसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल है। जब भी पानी की सप्लाई आएगी तो वो नोजल रोटेट करके सारे प्लांट्स को पानी देगी। इसको हम स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। और ये स्प्रिंकल इसलिए क्योंकि ये पानी को स्प्रिंक करता है, वो छार करता है पानी की, जो कि किसकी तरह लगती है? रेन की तरह लगती है। जैसे कि बारिश हो रही हो, बारिश में होता है ना कि बारिश आती है तो स्प्रिंकल हो जाता है पानी, इसीलिए इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये रेन की तरह लगता है, इसलिए हम इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। अब पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम। ये भी बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग लैंड के ऊपर ही मतलब रूट्स के पास, क्रॉप्स के रूट्स के पास ही जो है पाइप्स बिछा देते हैं, पाइप्स लगा देते हैं एंड वो पाइप्स डायरेक्टली जो है वो लैंड पे ही होते हैं, लैंड पे होते हैं। और जब वाटर की सप्लाई होती है तो पानी की सीधा किसके पास जाता है? रूट्स के पास। किसके पास जाता है? रूट्स के पास सीधा। इसीलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं कि हम लोग ड्रिप लगाते हैं ना हॉस्पिटल में ड्रिप लगाते हैं। इसी वजह से वो भी ये भी ऐसा ही है कि हम लोग पाइप्स बिछा देते हैं लॉन्ग लैंड पे एंड वो थ्रू मतलब लैंड पे ही बिछाते हैं एंड वो किसी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है लैंड के होते हैं, जो कि वाटर होता है वो उसके थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है एंड सबको पानी मिल जाता है प्रॉपर इक्वली। ये भी हम लोग एक रेगुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं। जैसे एक मैंने वहाँ लगाया तो दूसरा मैं यहाँ लगाऊंगी, मतलब रेगुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं ताकि हर एक क्रॉप को प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड हो और ग्रोथ में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हमने 2 टाइप के सिस्टम पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने बहुत स्टार्टिंग से लेकर बहुत मतलब स्टेप्स पढ़े हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं अभी बताती हूँ। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स डेड ग्रो naturally in between the crops are weeds। ये अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड मतलब अनचाहे प्लांट, ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स क्रॉप के बीच में अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, इनको वीड्स कहते हैं। अब ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं क्रॉप को लेके, और कई वीड्स जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्मफुल होते हैं एनिमल्स को और इवन ह्यूमन्स को भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए इनको निकाल देना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्रॉप के लिए, क्योंकि ये क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। क्रॉप की ग्रोथ इट इफेक्ट्स क्रॉप ग्रोथ, ये क्रॉप की ग्रोथ को जो है ये अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें इन्हें जल्दी निकाल देना चाहिए। कब निकाल देना चाहिए? बिफोर दे प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स और सीड्स के ग्रो होने से पहले ही हमें इनको निकाल देना चाहिए। अगर फ्लावर्स और इसके सीड्स आ गए तो वो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, तो इसीलिए हमें इसको कैसे कब निकालना चाहिए? बिफोर दे प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स। जब तक ये सीड्स और फ्लावर्स नहीं करते उससे पहले ही हमें निकाल देना चाहिए। ओके, अब बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। सम ऑफ द वीड्स आर ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमंस और एनिमल्स की कई ऐसे वीड्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनमें जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हमें इनको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अब
हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सर्टेन वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, सर्टेन वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं जो कि इन वीड्स को ख़त्म कर देता है क्रॉप्स में से। अब ये वीडीसाइड्स जैसे कि 2,4-D, ये एक वीडीसाइड है जो कि स्प्रिंकल किया जाता है क्रॉप के ऊपर। ये क्रॉप को हार्म नहीं करता, इट इज़ नॉट, देखते हैं यहाँ पे कि इट डजंट हार्म द क्रॉप, but only kill the weeds present in the crop। ये क्रॉप को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, बस उन वीड्स को ही खत्म करता है जो कि क्रॉप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्रॉप को जो है बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं, उन वीड्स को भी किल कर देता है। अब ये जो है ऐसे सीड्स की तरह नहीं दिया जाता क्रॉप्स को, ये स्प्रिंकल किया जाता है थ्रू स्प्रे। फार्मर्स क्या करते हैं कि अपना फेस एंड अपने हैंड जो है कवर करके जाते हैं, क्योंकि वीडीसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल से बना होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स के आइज़ पे, उनकी स्किन पे अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि अपना फेस एंड हैंड जो है वो कवर करके जाएँ, जिसकी वजह से उनको कोई भी हार्म ना हो, उनकी स्किन पे कोई हार्म ना हो। इसलिए वो अपना हमेशा, हमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी, कि जो वीडीसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर, तो हम लोग फार्मर जो है वो अपना फेस कवर कर लेते हैं, आइज़ कवर करके एंड हैंड्स कवर करके देन स्प्रे करते हैं। इसकी वजह से उनको कोई अफेक्ट नहीं होता उनकी स्किन पे, और वो ठीक रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने सब पढ़ लिया, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी हमने पहले स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे कि हमने प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद हमने एक सॉइल प्रिपेयर करी, लैंड पे एक सॉइल प्रिपेयर करी, देन आपने उसमें सॉइल करी, आपने बीज बो दिए, बीज बोने के बाद आपने उसमें मैन्योर ऐड करा, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करे, देन आपने क्या किया, उसको प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करी, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया वीड से, प्रोटेक्टिंग द वीड से प्रोटेक्ट किया, उसको अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्ट किया। एंड यस, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं पेस्ट से बचाने के लिए। क्रॉप को पेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। जैसे मतलब एक इंसेक्ट होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्रॉप को खा जाता है या फिर ख़त्म कर देता है, इसीलिए पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करे जाते हैं क्रॉप को बचाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमने सब पढ़ लिया, हमने प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब क्या है, क्रॉप मेच्योर हो चुकी है। एक सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने के लिए बेसिकली 3 to 4 मंथ्स ही लगते हैं, 3 to 4 मंथ्स लगते हैं एक क्रॉप को। अब क्रॉप मेच्योर हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये होता है। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे हम कि द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट बिकम्स mature is called harvesting, कि हमने उस क्रॉप को निकाल लिया। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग करेंगे। कि मतलब मेच्योर क्रॉप होगी एंड इट इज़ बेटर फॉर आगे फर्दर सेलिंग के लिए, उसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये टन किसके थ्रू होता है, थ्रू सिकल के थ्रू। सिकल क्या होता है, धराती होती है, इससे डन होता है ये सिकल के थ्रू। सिकल इज दराती, जो ऐसे एक यू शेप दराती नहीं आती, ऐसे एक यू शेप एंड देन उसके हैंडल होता है, जैसे ऐसे होती है, दराती होती है, मतलब ये ऐसे ही होती है सिकल टाइप, इसको दराती कहते हैं। इसकी वजह से जो है हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को बाहर निकालते हैं। बट अब ये सिकल जो है बहुत ज़्यादा मतलब चीपर है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लेबर लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, जो कि मशीन होती है हार्वेस्टर, जो कि हम लोग अटैच कर लेते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह में, हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं। एंड जैसे जैसे हम लोग क्रॉप पे लेके जाते हैं इसको, जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाती है, इकट्ठी होती जाती है उसके अंदर ही, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, लेबर टाइम भी बचता है एंड हमें कम मेहनत करनी पड़ती है क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। इसलिए हार्वेस्टर एक मॉडर्न टेक्निक है क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ एक आ जाता है कि प्रोसेस, कि अब हम लोग से क्रॉप ग्रो हुई तो हमें उसकी सीड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक क्रॉप ग्रो हो रही है वो सिर्फ सीड्स तो नहीं आ रहे हैं हमारे पास, सीधे क्रॉप तो नहीं आ रही है ना, उसके साथ बहुत सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। तो सेपरेटिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग। हम थ्रेशिंग बोलते हैं कि सीड्स को, जैसे मान लो वेट है, उसके ऊपर हमें पता है कि वेट का इतना स्टॉक होता है, उसके ऊपर वेट के सीड्स होते हैं। अब हमें सीड्स निकालनी है तो हम स्टॉकों में काम नहीं है ना, तो उस स्टॉक को यहाँ पे काफ बोला हुआ है कि उस सीड्स में से काफ को अलग करना है इस थ्रेशिंग में। ये किसकी मदद से होता है, एक हम इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, मॉडर्न मशीन्स भी आती हैं इसको वो करने के लिए, जो कि ट्रैक्टर में यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइन टाइप की मशीन होती है, जो कि ट्रैक्टर्स में हम लोग अटैच कर देते हैं, इसलिए उसको कंबाइन कहते हैं। तो वो क्या करती है कि साथ ही साथ जो है सीड्स को अलग करती रहती है, तो उसे हम थ्रेशिंग करते हैं। अब क्या होगा, निकल गई हमारे पास, आ गई। अब क्या होगा, उसकी स्टोरेज होगी। तो
लास्ट स्टेप क्या आ जाता है, स्टोरेज। स्टोर हम उसको कैसे फॉर्म में करके रखेंगे, जैसे हमारे पास फील्ड से आ रही है वैसे करके रखेंगे कि उसको ड्राई करेंगे या उसको बेनिफिट बनाएंगे कि आगे वो फर्दर जो है सेल हो सके। तो क्या करेंगे, हम इसको ड्राइड फॉर्म में यूज़ करते हैं, ड्राइड फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, ड्राइड फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं ताकि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट, इंसेक्ट्स, रैट्स, ये जो है अफेक्ट ना करे क्रॉप की जो स्टोरेज है उसको। कि अगर क्रॉप जो है प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होगी, अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो किसको राइस देगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे जो कि खराब कर देंगे स्टोर फॉर्म में क्रॉप्स को। इसीलिए हमेशा जब भी क्रॉप के उसको स्टोर करते हैं तो क्रॉप के सीड्स को स्टोर करते हैं या कोई भी वीट के राइस को स्टोर करते हैं तो उसमें प्रॉपर सनलाइट पहले देनी चाहिए ताकि उसका सारा मॉइस्चर जो है वो चला जाए एंड वो पूरी तरह ड्राई हो जाए, ताकि उसमें जो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट रैट्स वगैरह हैं वो इफेक्ट ना करें, जिसकी वजह से हमारी जो स्टोरेज है वो ख़राब ना हो। अब जो स्टोरेज होती है वो किसमें होती है, जूट बैग्स में। ज़्यादातर जूट बैग्स में ही प्रेफर करते हैं फार्मर रखने के लिए क्रॉप्स को, जो स्टोर होती है वो जूट बैग्स में होती है। और स्पेशल टाइप के पेस्टिसाइड, स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ होते हैं जब हमें एक ज़्यादा अमाउंट में, एक बहुत बड़े गोडाउन में या स्टोरेज में हमें इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजर केमिकल भी यूज़ होते हैं इसको सेव बनाने के लिए। ओके, तो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये सारा आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से लेकर जो एक स्टेप होता है एक फार्मर जो होता है स्टार्टिंग से लेकर हमने एंडिंग तक, उसके बाद स्टोर होकर किसके पास आ जाता है, हमारे पास मार्केट में आ जाता है एंड हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ी थी कि हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, उसके बाद सोइंग पढ़ी, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़े, देन इरीगेशन पढ़ी, देन क्या पढ़ा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कि हमें वीड से कैसे बचाना है उसको, देन क्या पढ़ा, प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स पढ़ा, देन क्या पढ़ा, हार्वेस्टिंग पढ़ा कि हम उसको कैसे हार्वेस्ट कर लिया, हमने प्रॉपर वाली उसको कैसे लाएंगे, ऐसे थोड़ी लाएंगे कि हम खेत से सीधा हमारे घर पे लिया, ऐसे नहीं, उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो हार्वेस्टिंग कर ली, देन उसके बाद क्या करा, उसको स्टोर करा, उसके बाद वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, सो हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सब कुछ पढ़ी है, सारे स्टेप्स पढ़े हैं जो कि एक फार्मर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक करता है। अब हम जो करते हैं, हमने प्लांट्स का पढ़ा सब कुछ कि हमने प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, उसकी प्रिपरेशन करी, सबसे पहले सॉन करा, तब उसका मैन्योर ऐड करा, हमने प्लांट्स का पढ़ा। बट एनिमल्स का क्या, जो कैटल्स होते हैं, ये जो पेट एनिमल्स होते हैं जो कि हमें फार्मिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि काउज, बुफेलोज, ये सब होते हैं जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं। इनको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना, प्रॉपर फूड देना, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने को क्या कहते हैं हम लोग, एनिमल। तो हम लोग ने देखा कि हमें प्लांट्स के सारे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे स्टेप देखे। अब एनिमल्स में आ जाते हैं काउज एंड बफेलो, जो हमें फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनको प्रॉपर फूड देना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने को हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे, उनको प्रॉपर शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स देने को हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में रिलेटेड या पिछली वीडियो में रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसका जवाब जल्दी देंगे। एंड पढ़ते रहना, रिवाइज करना पूरे चैप्टर को, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।